आज मैं बहुत खुश हूँ। हो भी क्यों ना, आज मेरी बिटिया रानी ने मेरा सपना जो पूरा कर कर दिखाया। स्टेज पर अवार्ड लेती हुई मोनिका को देखकर खुशी से मेरी आंखें भर आई। वह कितनी सुंदर लग रही थी। उसका आत्मविश्वास तो देखते बन रहा था। मैं उसकी माँ हूँ, क्या इसीलिए अपनी बेटी में इतना सौंदर्य देख पाती हूँ? मैंने एक निगाह अपने अगल बगल बैठी भीड़ पर डाली तो पाया कई जोड़ी आंखें मोनिका को एकटक निहार रही हैं। मोनिका की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अपना लक्ष्य उसने पा लिया था। मेरा मन गर्व से भर उठा। साथ ही एक चिंता ने हृदय के किसी कोने से हल्के से सिर उठाया कि अब हमें उसके लिए साथी की तलाश करनी होगी। सही समय पर सही काम होना ही चाहिए। यही सफल व्यक्ति की निशानी है। बरसों पहले की बात याद आई। नन्ही मोनिका को पैरों पर झुलाते हुए मैं उसे रटाया करती। जब काम करो तब काम करो, जब खेलो तब खेलो। मोनिका ने यह कविता अच्छी तरह रट ली थी। जब वह अपनी तोतली आवाज़ में इसे सुनाती तो मैं भाव विभोर हो जाती। मगर क्या इसका सही अर्थ वह समझ पाई थी? 10वीं कक्षा में पहुंचते ही वह पढ़ाई और करियर की नींव बनाने की उम्र में राह भटक गई थी। अनजाने प्रदेश की ओर बढ़ते हुए उसके दूर जाते हुए कदमों की पदचाप को मैं माँ होकर भी पहचान नहीं पाई थी। यदि वह नेक व्यक्ति मुझे उस बात की सूचना ना देता तो न जाने मोनिका का क्या होता हम सब का। यदि उसकी जगह कोई और होता तो। मुझे वह दिन याद आया जब दोपहर की डाक से वह पत्र मिला था। वनीता जी, जितनी जल्दी संभव हो स्कूल आकर मुझसे मिल लें। कृपया इस बात को सीक्रेट रखें। मोनिका को भी इस बारे में कुछ ना बताएं। अरुण। वह नाम मेरे लिए कतई अपरिचित नहीं था। 3-4 महीनों से मोनिका के मुख से वह नाम सुनते सुनते हमें ही नहीं, शायद पड़ोसियों को भी रट गया था। मगर मैं सोचने लगी कि यह पत्र, इसका मजमून ऐसी कौन सी बात की ओर इशारा कर रहा है जो कि बेहद गोपनीय है और शायद गंभीर भी। मेरा हृदय कांप उठा। जैसे तैसी साड़ी लपेटकर मैंने बालों को ढीले ढाले जूड़े की शकल में बांध लिया। मोनिका को उस दिन बुखार था, इसलिए वह स्कूल नहीं जा पाई थी। यह बात मेरे पक्ष में थी। उसे बता कर कि आवश्यक काम से बाहर जा रही हूँ, मैं निकल पड़ी। मोनिका के स्कूल की छुट्टी 4 बजे होती थी। मैं 3:30 बजे ही स्कूल पहुँच चुकी थी। अभी मुझे आधा घंटा इंतज़ार करना था। मैं प्रवेश द्वार के समीप ही बेंच पर बैठ गई। इस तरह चोरी छिपे इंतज़ार करना मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, मगर करती भी तो क्या। बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। यदि वह मोनिका की पढ़ाई के संबंध में थी तो उसमें गोपनीयता की क्या बात थी? मासिक टेस्ट में उसे केमिस्ट्री में अच्छे अंक मिलने लगे थे। हालांकि अन्य विषयों में वह कमज़ोर ही थी। 1-2 बार मैंने इस बात के लिए उसे टोका भी था, मगर जोर देकर कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि केमिस्ट्री में उसे इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अचानक इस वर्ष उसका इंटरेस्ट देखकर मुझे मन ही मन बड़ा भला लगा था। मेरी नींद पिछले महीने के टेस्ट के परिणाम के बाद भी नहीं खुली थी। अब अंग्रेजी और फिजिक्स में उसे बहुत कम अंक मिले थे। इस समय भी मैंने मोनिका को संबंधित विषयों में ध्यान देने की बस मामूली सी हिदायत ही दी थी। हालांकि कुशाग्र वृद्धि मोनिका को अन्य विषयों में इतने कम अंक प्राप्त करना चिंता का विषय होना ही चाहिए था, परंतु मैंने सोचा कि साल की शुरुआत ही है, धीरे धीरे वह सभी विषयों को गंभीरता से पढ़ने लगेगी। मैं सोचने लगी, क्या इन विषयों में कम अंक आने के कारण ही अरुण ने मुझे बुलाया है? लेकिन भला उन्हें अन्य विषयों से क्या लेना देना? उनके विषय केमिस्ट्री में तो मोनिका के बराबर ही अच्छे अंक आ रहे थे। विचारों के भंवर में मैं इस कदर डूब गई थी कि छुट्टी होने की घंटी भी मुझे सुनाई नहीं दी। जब क्लास से लड़कियों के झुंड बाहर निकलने लगे तब मैं चौंकी। उसी समय देखा सामने से एक युवक मेरी ओर चला आ रहा है। क्या आप वनीता जी हैं? उसने नम्रता से पूछा। मेरे हाँ कहने पर उसने अपना परिचय दिया। मैं अरुण हूँ। आइए हम पास वाले कॉफ़ी हाउस में कुछ देर बैठे। दरअसल बात जरा नाजुक है, इस तरह सड़क पर बताना ठीक नहीं होगा। ठीक है, कहती हुई मैं उनके साथ चल दी। इस तरह अनजान व्यक्ति के साथ आना मुझे कुछ अजीब जरूर लग रहा था, पर गए बिना चारा भी तो नहीं था। बगल में चलते हुए मैंने अरुण पर एक निगाह डाली। 6 फुट लंबा कद, गोरा रंग और आंखों पर चढ़ा चश्मा जो उनके व्यक्तित्व को और भी अधिक प्रभावशाली बना रहा था।
उनकी आवाज़ धीर गंभीर थी। शीघ्र ही हम कॉफ़ी हाउस पहुंच गए। कॉफ़ी का ऑर्डर देकर वे कुछ क्षणों के लिए चुप हो गए। चारों ओर नज़र दौड़ाकर उन्होंने कमीज की जेब से एक कागज़ का टुकड़ा निकालकर मेरी ओर बढ़ाया। पत्र है मोनिका का, मेरे नाम। मैंने थरथराते हाथों से पत्र लेकर पढ़ा। क्या नहीं था उसमें? जन्म जन्मांतर का अटूट संबंध, रात रात भर जागती रहने का इंतज़ार, याद, इंतज़ार, आरजू और ना जाने कैसे कैसे शब्दों से भरा हुआ था वह पत्र। पत्र पढ़ते पढ़ते मेरे आंसू निकल आए। मोनिका की उच्च शिक्षा संबंधी सारी महत्वाकांक्षाओं का अंत हो गया। मेरी स्थिति को अरुण भाप गए थे। वे कहने लगे, यदि आप होश खो बैठोगी तो मोनिका का क्या होगा? मैंने उनकी ओर देखा कि कहीं उनके इस वाक्य में मेरे प्रति उपहास तो नहीं, लेकिन नहीं, इस वाक्य का सही सही अर्थ ही उनके चेहरे पर लिखा हुआ था। वे आगे बोले, इस उम्र में अक्सर ऐसा हो जाता है। दरअसल श्रद्धा और प्रेम का अंतर हमें इस उम्र में समझ में नहीं आता। इसीलिए आप इसे गंभीर अपराध के रूप में ना लें। इसीलिए मैंने आपसे ही इस बारे में बात करना ठीक समझा। आप उसकी माँ हैं, उसके हृदय को समझ सकती हैं। परंतु ऐसा पत्र, जी चाहता है उसे जान से मार डालूं। नहीं, आप इस बात को मोनिका को महसूस भी ना होने दें कि आपको इस पत्र के बारे में सब कुछ मालूम है। हम इस समस्या को शांति से सुलझाएंगे। आप तो जानती ही हैं कि यदि अनुकूल परिस्थितियों में यह उम्र हवा का शीतल झोंका होती ही है तो प्रतिकूल परिस्थितियों में गरजता हुआ तूफान बन जाती है। आप कहें तो ठीक ही रहे हैं। मैंने मन ही मन उनके मस्तिष्क की परिपक्वता की सराहना की। अरुण से की गई 15-20 मिनट की बातचीत ने मेरे मन के बोझ को आंशिक रूप से ही सही पर कुछ कम अवश्य किया था। क्या आपने मनोविज्ञान पढ़ा है? मैंने पूछा तो वे हंस पड़े। जी बाकायदा तो नहीं, परंतु हजारों मजबूरियों से घिरा हुआ मध्यवर्गीय घर है हमारा। मैं 5 भाई बहनों में सबसे बड़ा हूँ। सबकी अपनी अपनी समस्याएं, उनके सुख दुख का मैं गवाह बना, उनका राजदार, मार्गदर्शक, सभी कुछ। माता पिता ने ऐसी परिस्थितियों से शांतिपूर्वक जूझने के संस्कार दिए और इस तरह मेरा घर ही मेरे लिए अनुभव की पाठशाला बन गया। उनके गजब के संतुलित स्वर ने मेरे उबलते हुए मन को मानो ठंडक प्रदान की। तो योजना के मुताबिक आप कल हमारे घर आ रहे हैं, मैंने कहा और उनसे विदा ली। मैंने ऑटो रिक्शा की बजाय बस से ही जाना ठीक समझा। एकांत से मुझे डर लग रहा था। भीड़ भरी बस में भी मैं बिल्कुल अकेली थी। मेरा दुख मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। बस स्टॉप से धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मैं घर पहुंची। मुझे देखते ही मोनिका दौड़कर आई और मेरे गले लिपट गई। ओ माँ, कितनी देर लगा दी। मैं अकेली बैठी कब से बोर हो रही हूँ। मोनिका, छोड़ो यह बचपना। मैंने अपने गले से उसकी बाहें हटाते हुए कहा। मैंने बेरुखी से उसके हाथ झटक तो दिए थे, पर तभी अरुण की वह बात याद आ गई। आप अपने व्यवहार से उसे किसी तरह का आभास ना होने दें कि आप उसके बारे में सब कुछ जान चुकी हैं। सो मैंने सहज स्वर में कहा, बेटे जल्दी जाकर लेट जाओ, तुम्हें अभी भी बुखार है। थोड़ी देर में प्रतीक भी आता होगा, वह तुम्हें जरा भी आराम नहीं करने देगा। मोनिका अपने कमरे में जाकर लेट गई। मैं एक मैगजीन लेकर पढ़ने बैठ गई, पर ध्यान पढ़ने में कहाँ था। मेरा मन तो किसी खुफिया अधिकारी की तरह मोनिका के पिछले व्यवहार की छानबीन करने लगा। वह अक्सर अरुण की प्रशंसा किया करती थी, सो हम भी उनकी योग्यता के कायल हो चुके थे, क्योंकि पिछले साल की अपेक्षा इस साल मोनिका को केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छे अंक मिले थे। जब पढ़ाने की तारीफ से आगे बढ़कर उसने उनके व्यक्तित्व की तारीफ शुरू की, तब भी मुझे कुछ अजीब नहीं लगा था। मैं सोचती 15 वर्ष की उम्र यूँ भी सिर्फ योग्यता तोलने की नहीं होती। यदि वह उन्हें स्मार्ट कहा करती है तो यह गलत नहीं। ऐसे ही शब्द तो इस उम्र में किसी के व्यक्तित्व को नापने का पैमाना होते हैं। जब मैं उम्र के इस दौर से गुजर रही थी, मुझे भी अपनी शिक्षिका कोई आसमानी परी मालूम होती थी। मेरी माँ और बाबूजी अक्सर कहा करते थे, इसे हमारी कोई बात समझ में नहीं आती, लेकिन वही बात अगर वह कह दे तो तुरंत मान लेंगी। यह तो बहुत बाद में समझ आया कि वह भी औरों की तरह साधारण सी महिला थी। मुझे महसूस होने वाला उनका पढ़ाने का जादुई ढंग उनके अपने बच्चों पर बेअसर हो रहा था। उनके दोनों बेटे क्लास में मुश्किल से ही पास होते थे। बस
इसी तरह मोनिका का भी अरुण का अतिरिक्त गुणगान करना मुझे जरा भी संदेहजनक नहीं लगा था। दरवाजे की डोरबेल जोर से बज रही थी। शायद प्रतीक आ गया था। मैंने भागकर दरवाज़ा खोला। प्रतीक को दूध का ग्लास पकड़ाकर मैं रात के खाने की तैयारी में लग गई। मोनिका की समस्या ने मुझे भीतर तक हिलाकर रख दिया था, मगर फिर भी सोच लिया था कि जैसे भी हो, यह बात मैं इनके कानों में नहीं पड़ने दूंगी। इनका प्यार भी असीम था और गुस्सा भी। इन्हें यदि इस पत्र के बारे में पता चल गया तो शायद मोनिका को सूली पर चढ़ा देते। शाम को ये लगभग 8 बजे घर पहुँचे। मोनिका और प्रतीक में किसी बात पर झगड़ा हो रहा था। टीवी जोर जोर से चल रहा था। इन्होंने आते ही पहले टीवी ऑफ किया, फिर बच्चों को जोरदार आवाज़ में डांटा। जब कोलाहल बंद हुआ तब मुझे ख्याल आया कि मैं अपने विचारों में किस कदर खोई हुई थी। क्या बात है, कुछ परेशान सी लग रही हो? बच्चों को इनकी शैतानियों के लिए डांट नहीं रही हो? इन्होंने पास आकर पूछा। लीजिए, अब डांटना ही हमारे स्वस्थ होने का परिचायक हो गया। क्या मैं चुपचाप बैठी आपको अच्छी नहीं लग रही? मैंने शरारत से पूछा। नहीं, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो। बच्चों की आवाज़ें, टीवी का शोर और इन सब से ऊपर तुम्हारी आवाज़ हो, तभी मुझे लगता है कि मैं अपने घर आया हूँ। इन्होंने नहले पे दहला मार दिया। खाना खाते समय मोनिका खामोश ही रही। उसके पास सुनाने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि वह स्कूल जो नहीं गई थी। फिर भी एक आध बार अरुण की तारीफ करना नहीं भूली। योजना के मुताबिक अगले दिन अरुण हमारे घर आए। मोनिका उन्हें देखकर कुछ आश्चर्यचकित रह गई। सर, आप यहाँ कैसे? आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहती हूँ? मैं बीमार थी, क्या इसलिए मुझे देखने आए? उसने सवालों की झड़ी लगा दी। अरुण मुस्कुराते हुए बोले, हाँ भाई, मैं इस तरफ किसी काम से आया था, सोचा तुमसे भी मिलता चलूँ। पता तो तुमने ही मुझे दिया था। ओह हाँ, मुझे तो याद ही नहीं रहा। मोनिका के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। टीवी पर फिल्म चल रही थी। मोनिका फिल्म देखते हुए हमेशा अपने आप को भी भूल जाती थी, मगर अब उसे फिल्म से भी कोई मतलब नहीं था। उसकी दुनिया तो जैसे अरुण में ही सिमट आई थी। सर, अब क्या खाएंगे? मोनिका इटला कर पूछ रही थी। जो आप बना लाएं, उन्होंने शरारती स्वर में कहा। जी, मैं तो सिर्फ चाय बना सकती हूँ। जी हाँ, मैं तो भूल ही गया था, आप तो छोटी सी बच्ची हैं, आपको भला क्या बनाना आता होगा? मोनिका को हंसते देख उसे गुस्सा आ रहा था। मैं किचन में जाकर नमकीन, मठरी और मिठाई ले आई। अरे, आप तो बहुत कुछ ले आई, अरुण शिष्टता से बोले। कहाँ बहुत कुछ है सर, आप यह लीजिए, मैं आपके लिए पकौड़ियाँ तल कर लाती हूँ। नहीं भाई, इतना काफ़ी है। कहते हुए अरुण अपने बारे में बताने लगे कि वे एक गरीब परिवार से हैं। पिता रिटायर्ड हैं, 2 छोटी बहनें और एक भाई अभी पढ़ रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। हमारी योजना के मुताबिक ही वे अपने परिवार की हालत के बारे में जानबूझकर बता रहे थे। यह वास्तविकता भी थी और कुछ बढ़ा चढ़ा कर भी बताई जा रही थी, ताकि इस कठोर धरातल की ओर बढ़ते हुए मोनिका के नाजुक पांव अपने आप कांप उठें। इस घटना के 2-3 दिन बाद मैं अरुण से मिलने स्कूल गई। इस बार हमने स्कूल के बाहर एक स्थान और समय निश्चित कर लिया था। वे आए और मेरे हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा पकड़ाकर चले गए। डर था कि कहीं मोनिका हमें ना देख ले। पत्र कुछ इस प्रकार था। आदरणीय सर, आप मेरे पत्रों के उत्तर क्यों नहीं देते? क्या मैं आपको सुंदर नहीं लगती, या अपनी गरीबी की वजह से ही आप आगे बढ़ने में डर रहे हैं? सर, जब से मुझे आपकी आर्थिक स्थिति का पता चला है, आपकी कर्तव्य भावना देखकर मेरे मन में आपके प्रति सम्मान और अधिक बढ़ गया है। कृपया मुझे अपना लें। मैं आपका पूरा पूरा साथ दूंगी। नमक के साथ सूखी रोटी खाकर दिन भी गुजार लूँगी। आपका परिवार मेरा परिवार है। हम मिलजुल कर यह जिम्मेदारी उठाएंगे। आपकी मोनिका। पत्र पढ़कर मैंने सिर पीट लिया कि सारी योजना बेकार चली गई। नमक के साथ रोटी वाली बात पढ़कर तो बेहद हंसी आई। खाने में 50 नुक्स निकालने वाली मोनिका को मैं कल्पना में भी सूखी रोटी खाते हुए नहीं देख सकती थी। गरीबी उसके लिए सिर्फ फिल्मी अनुभव की समान थी। गरीबी का फिल्मी रूप जितना लुभावना होता है, असलियत उतनी ही जानलेवा। काश मोनिका यह सब जान पाती। 2-3 दिन मोनिका अनमनी सी रही, फिर कुछ सहज हो गई।
10-15 दिनों से अरुण का भी कोई फ़ोन नहीं आया था। हमने तय कर लिया था कि मोनिका यदि उन्हें कोई पत्र लिखती है तो वे पहले मुझे फ़ोन से खबर देंगे। मुझे लगने लगा कि अरुण की बेरुखी या गरीबी की वजह से मोनिका अपने आप ही संभल गई है। उस रात मैं कई दिनों बाद निश्चिंत होकर सोई। सुबह उठी तो सबसे पहले मोनिका के कमरे की ओर गई। मोनिका गहरी नींद में थी, लेकिन उसके गोरे गालों पर आंसुओं के निशान थे। लगता था जैसे वह देर रात तक रोती रही थी। मेज पर केमिस्ट्री की कॉपी रखी थी। मैंने खोलकर देखा तो उसमें से एक पत्र गिरा। सलीम, अनारकली, हीर रांझा आदि के उदाहरण सहित उसमें अनेक फिल्मी बातें लिखी हुई थी, लेकिन उस पत्र की अंतिम पंक्ति मुझे धराशायी कर देने के लिए काफ़ी थी। सर, यदि आपने मेरा प्यार स्वीकार ना किया तो मैं जहर खा लूँगी। मैं भागकर मोनिका के निकट पहुँची। उसकी लयबद्ध सांसों ने मुझे आश्वस्त किया। फिर मैंने उसकी अलमारी की एक एक चीज़ की छानबीन की कि कहीं जहर की शीशी तो उसने छिपा कर तो नहीं रखी है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ वहाँ नहीं मिली। मेरा धड़ धड़ धड़कता हुआ कलेजा कुछ शांत हुआ, लेकिन चिंता अब भी थी। मेरी नज़रों के सामने अखबारी खबरें घूम गई। एक तरफा प्रेम के कारण या प्रेम सफल ना होने के कारण आत्महत्या की कितनी ही खबरें मैंने तटस्थ मन से पढ़ी थी, सुनी थी, लेकिन अब जब अपने ऊपर बीत रही थी तभी उन खबरों का मर्मभेदी दुख अनुभव कर पा रही थी। मुझे बरसों पहले की वह घटना याद आई जब कमरे में घुस आई एक नन्ही चिड़िया को उड़ाने के प्रयत्न में मैं पंखा बंद करना भूल गई थी। चिड़िया पंखे से टकराकर मर गई थी। उसकी छत बिछत देह और कमरे में चारों ओर बिखरे कोमल पंख मुझे अक्सर अतीत के गलियारों में खींच ले आते हैं, और तब मन में एक टीस पैदा होती। मोनिका के संदर्भ में उस चिड़िया का याद आना मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने स्कूल में अरुण को फ़ोन किया। मेरी कपकपाहट भरी आवाज़ सुनकर शायद वे मेरी हालत भाप गए और बोले, धीरज रखिए, मैं आधे दिन की छुट्टी लेकर आपके घर आऊँगा। निश्चित समय पर अरुण आए। मैं जितनी बेचैन थी वे उतने ही शांत लग रहे थे। मैंने कहा, आपको सुनकर अवश्य आश्चर्य होगा, पर मैं आज कुछ अलग ही तरह की बात कहने जा रही हूँ। मैंने अपने आप को स्थिर करके कहा, आप मोनिका से शादी कर लीजिए, कहीं वह प्रेम में पागल होकर कुछ कर ना बैठे। यह कहते कहते फफक फफक कर रो पड़ी। अपने आप को संभालिए, मोनिका अभी बच्ची है, मेरी छोटी बहन के समान। उसकी उम्र अभी शादी की नहीं, सुनहरे भविष्य के निर्माण की है, जिसकी आधारशिला हमें अपने हाथों से रखनी होगी। वह तो ठीक है, लेकिन आज उसने पत्र लिखा है जिसमें वह पत्र उसने मुझे दिया है। आप घबराए नहीं, जब तक मैं उसे नकारात्मक उत्तर नहीं दूंगा तब तक कुछ नहीं होगा। अभी तक मैंने उसके प्रेम को स्वीकारा नहीं है तो नकारा भी नहीं है, लेकिन यह स्थिति कब तक कायम रहेगी? मैंने पूछा। अधिक दिन नहीं, वे बोले। यह तो हम जान ही चुके हैं कि मोनिका की ऐसी हरकत करना कुछ तो उसकी किशोर उम्र का परिणाम है, और कुछ फिल्मों का मायावी संसार उसे यह सब कुछ करने को उकसाता रहा है, क्योंकि वह फिल्म देखने की बहुत शौकीन है। जी हाँ, मगर फिल्म और वास्तविकता के बीच का फ़र्क उसे समझाएं तो कैसे? और समझ में आने पर भी क्या प्यार का भूत उसके सिर से उतर जाएगा? अरुण कहीं और देख रहे थे, जैसे उन्होंने मेरा प्रश्न सुना ही ना हो। फिर एकाएक बोल पड़े, अब आप निश्चिंत रहिए, उसका यह फिल्मी प्रेम फिल्मी ढंग से ही टूटेगा। और वे चले गए। मेरे मन में आया कि पति से इतनी गंभीर बात छिपा कर मैं कहीं गलती तो नहीं कर रही हूँ, मगर जब ऑफिस से लौटने पर इनका थका हारा चेहरा देखती तो बस यही लगता कि इनके सामने ऐसी गंभीर समस्या ही नहीं रखूँ। यदि मैं अपने स्तर पर यह समस्या सुलझा सकूँ तो बहुत अच्छा होगा। और फिर अरुण का पूरा साथ ही है। दूसरी बात, इनके गुस्से का भी क्या ठिकाना। यदि गुस्से में आकर इन्होंने कोई कठोर कदम उठाया तो मोनिका न जाने क्या कर बैठे। गनीमत यही था कि अरुण बहुत चरित्रवान थे। यदि वे छिछोरे युवकों जैसे होते तो हम कहीं के न रहते। अगले दिन अरुण हमारे घर फिर आए। मोनिका हमेशा की तरह बेहद खुश हुई। अब वे अक्सर ही हमारे घर आने लगे। शायद मोनिका को इस बात से विश्वास हो चला था कि वे भी उसे चाहते हैं। जब भी वे आते अपने बारे में कुछ न कुछ उलूल जुलूल बातें बोलते और चली जाती। मोनिका कहती, सर,
यह चश्मा आप पर बहुत फबता है। तो कहते, जानती हो, इसका नंबर है -5। 35 की उम्र तक पहुँचते पहुँचते मैं अंधा हो जाऊँगा। मोनिका भी उनकी बातों से कुछ उबती हुई नजर आती। एक रोज वे घर पर आए। ठीक उसी वक्त फ्यूज़ उड़ जाने से बिजली चली गई। मोनिका उनसे बोली, मैं फ्यूज़ वायर ला देती हूँ, आप जोड़ दीजिए। मैं और फ्यूज़? वे इस तरह घबराए जैसे कोई अनोखी बात सुन ली हो। मोनिका, फ्यूज़ तो दूर, मैं बिजली का मामूली काम भी नहीं जानता। करंट लगने से बेहद डर लगता है मुझे। मैंने उनकी ओर आश्चर्य से देखा। सर, फ्यूज़ तो मैं भी जोड़ लेती हूँ, बस मीटर बोर्ड कुछ ऊंचा होने के कारण आपसे कह रही हूँ। मोनिका ने मेज पर स्टूल रखा और फ्यूज़ ठीक कर दिया। अरुण यह सब खामोशी से देख रहे थे। रात को खाना खाते समय मोनिका हंसते हंसते यह घटना अपने पिताजी को सुना रही थी। इतना लंबा चौड़ा युवक और फ्यूज़ सुधारने जैसा साधारण काम नहीं कर सकता। उसकी हीरो वाली छवि को इस घटना से बड़ा धक्का लगा था। पर उस रोज मैं ना हंस पाई। मैं जानती थी कि अरुण ने जानबूझकर ऐसी हरकत की थी। एक रोज उन्होंने एक और मनगढ़ंत घटना सुनाई कि जब वे कॉलेज में पढ़ते थे, एक चोर घर के अंदर घुस आया। वे चुपचाप सांस रोके लेटे रहे। चोर अलमारी में रखे सारे पैसे लेकर भाग गया। मोनिका उनकी ओर अविश्वास से ताकती रही, फिर बोली, कुछ भी हो, आपको उसे पकड़ने की कोशिश तो करनी चाहिए थी। आपके साथ साथ समाज का भी कुछ भला हो जाता। समाज के लिए मर मिटूं, मैं ऐसा बेवकूफ़ नहीं हूँ, वे बोले। फिर कुछ क्षण ठहर कर कहने लगे, समाज हमारे लिए क्या करता है? यूँ तो लोग दहेज विरोधी बातें भी खूब करते हैं, पर मैं क्यों ना लूँ दहेज? क्या समाज मेरी बहनों की मुफ्त में शादी करवा देगा? मोनिका कुछ नहीं बोली। अपने सपनों के राजकुमार की खंडित प्रतिमा को वह किसी तरह जोड़ नहीं पा रही थी। उसके कुछ दिन बड़ी मानसिक ऊहापोह में गुजरे। फिर एक रोज उसने शायद अपने कमज़ोर मन पर विजय पा ही ली। एक दिन वह बोली, माँ, कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं? कैसे? मैं उसके प्रश्न का रुख समझ रही थी, फिर भी पूछ लिया। देखने में बड़े आदर्शवादी, समाज सुधारक और बड़ी बड़ी बातें करने वाले, और अंदर से मक्कार, धोखेबाज और झूठे हैं। जैसे जैसे अरुण सर। आंसू छिपाती हुई वह अपने कमरे में चली गई। मुझे उसके दिए हुए ये विशेषण बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। मैं सोच रही थी कि मेरी बेटी को सही राह पर लाने वाला व्यक्ति सिर्फ महान, समझदार और व्यवहार कुशल हो सकता है, और कुछ नहीं। मैंने उसे समझाया, बेटी, दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, सब हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं होते। वे जैसे भी होते हैं अपनी जगह पर सही होते हैं, इसलिए उन्हें बुरा भला कहना ठीक नहीं। मोनिका ने मुझसे बहस नहीं की, पर धीरे धीरे उसका पुराना रूप लौटने लगा। मैं खुश थी। एक दिन अरुण का फ़ोन आया कि मोनिका अब उन्हें पत्र नहीं लिखती, उनसे दूसरी छात्राओं की तरह ही पेश आती हैं। तब मैंने उन्हें दिल से धन्यवाद किया। जिस तरह नाजुक हाथों से उलझे हुए रेशम को सुलझाया जाता है, उसी तरह नफासत से उन्होंने मोनिका के दिल की गुत्थी को सुलझाया था। उस वर्ष वह जैसे तैसे द्वितीय श्रेणी ही पास हुई, जो कि स्वाभाविक ही था। लगभग पूरा वर्ष उसने प्रेम वर्ष के रूप में ही तो मनाया था, पर उसके बाद वह पूरी तरह पढ़ाई में जुट गई, और अब उसका सपना भी पूरा हो गया। मोनिका के डॉक्टर बन जाने की खबर मैं अरुण को देना चाहती थी, मगर देती कैसे? एक वर्ष पहले ही वे नौकरी छोड़कर कहीं दूसरी जगह जा चुके थे। शायद महान व्यक्ति ऐसे ही होते हैं, किसी तरह की श्रेय या जय जयकार की कामना से दूर, खामोशी से हर कहीं सुगंध बिखेरने वाले। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।